Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of M Education, Assalamu alaikum. Welcome in the second session of the subject of comparative education. As you know that comparative education, the study of comparative education Yeah. Dear students, today we are going to discuss about the lecture number 2 topic factors affecting system of education. वो कौन से उनासर हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि एजुकेशन के निज़ाम को डिस्टर्ब करते हैं। इसको हमने वर्ड लेवल पैराडाइम पे देखना है, हाई लेवल पे देखना है, वर्ड सिनेरियो पे देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन पर असरअंदाज होते हैं। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि मौजूदा दुनिया में हम लोग अकेले नहीं रह सकते। आपको पता है ना कि अरस्तु ने ये बात बोली थी कि मैन इज अ सोशल एनिमल। उसने बात बिल्कुल ये दुरुस्त बोली थी। उसने ये जो बात बोली थी ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल, इसका मतलब ये था कि इंसान एक ऐसा समाजी हैवान है जो अपना अकेला वजूद बरकरार नहीं रख सकता। उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसके जो मामलात हैं और उसकी जो ज़िंदगी है, उसका जो इन्हिसार है वो दूसरों के ऊपर है। वो अकेला ना तो अपने कपड़े बना सकता है और ना कपड़े धो सकते हैं। वो अकेला ना तो खाना बना सकता है और ना खाने के इंतजाम कर सकता है। वो अकेले ना तो जो दुनियावी मामलात होते हैं उनको पूरा कर सकता है और ना ही वो इनमें सुरखरू हो सकता है। लिहाजा आज अगर हम इस बात को देखें मौजूदा तनाज़ुर में, तो ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि आज भी अगर हमने दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया की सिमत पे जा रही है। जो दुनिया है उसका मिसाल के तौर पर क्या कंट्रीब्यूशन है। किसी ने अगर पत्थर के दौर से निकल के, दांत के दौर से भी निकल के अगर मौजूदा वो जदीद यानी कि इंडस्ट्रियल लाइफ में वो बंदा शामिल हुआ है या कोई कौम हुई है, तो उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी मुल्क को आगे लेके जाते हैं, किसी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, किसी मुल्क के लिए बड़ा अहम उनका रोल होता है। तो बात आखिरकार जाके बनती है कि किसी भी मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही किसी भी मुल्क की तरक्की, उसकी खुशहाली या उसकी ज़ब्बू आली का ज़िम्मेदार होता है। अगर किसी मुल्क से एजुकेशन को निकाल दिया जाए तो मौजूदा दौर में कुछ भी बाकी नहीं रहता।
अगर इंसान के अपनी ज़ात में से एजुकेशन को निकाल दिया जाए तो इंसान ही बल्कि वहाँ पर एक इंसान की शक्ल में हैवान रह जाता है। लिहाजा कंपैरेटिव एजुकेशन में हम जब मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ निज़ाम, हाई एग्जामिनेशन सिस्टम, मुख्तलिफ जो मैनेजमेंट के सिस्टम हैं, जो करिकुलम है, जो जदीद पढ़ाने के जो तदरीसी मावनात हैं या तरीके, उनको जब स्टडी करते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं कि दुनिया जो आगे निकली है वो क्यों आगे निकली है। हमारी तो बात किस्मत ये है कि हम अभी वही फरसूदा तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम ये जो फैक्टर है वो पढ़ेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द concept of educational approach, make an understanding about the role of comparative education, identify trends and issues of comparative education। तो ये जो मिसाल के तौर पर जो चीज़ें अभी मैंने ये लर्निंग आउटकम्स बयान की हैं, ये बेसिकली आज के लेक्चर में आप ये सीखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसमें बेसिकली 3 बड़े फैक्टर हैं। द जियोग्राफिकल फैक्टर, ये तो आपको पता ही है कि जो जियोग्राफिकल फैक्टर है, या जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। जियोग्राफी का यानी कि दूसरे लफ्जों में मतलब क्या है, और इसे हम आमतौर पर क्या मुराद लेते हैं। तो बच्चों, ये आपको पता होगा कि जियोग्राफी का लफ्जी मतलब होता है इलाका, या पार्ट ऑफ लैंड, या पीस ऑफ लैंड। ये बेसिकली जियोग्राफिकल पार्ट होता है, या उसको कहते हैं। दूसरा द इकोनॉमिक फैक्टर, और तीसरा रेशियल फैक्टर। यानी कि एक हो गया इलाकाई मसला, दूसरा हो गया माशी मसला, और तीसरा हो गया नस्ली मसला। जो नस्ली मसला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो लाइक अदर 2 important factors just like geographical and economic। What is the geographical part? The geographical position has its inevitable impact on the culture, civilization and education of a nation। बच्चों, इनएविटेबल इम्पैक्ट का मतलब होता है नागजीर असर। कहते हैं कि जो जोग्राफियाई सूरत हाल होती है, उसका भी किसी भी मुल्क की जो तहजीब होती है, तमद्दन होता है, या उस मुल्क की जो तालीम होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी जिसको हम ज़मीनी असरात भी कहते हैं। ज़मीनी असरात ये हैं कि दुनिया में कुछ कौमें ऐसी हैं कि जो कौमें जो हैं बाय नेचर मेंटालिटी के लिहाज से बहुत आगे हैं, वसाइल के अतबार से भी बहुत आगे हैं, और मुल्की हालात के अतबार से भी बहुत आगे हैं। उनकी जो तहजीब है बड़ी ज़बरदस्त है, उनका कल्चर भी ज़बरदस्त है। लिहाजा उनकी जो तालीम है, उसकी वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी में, अपनी तहजीब में, अपने मुल्क में बड़े असरात हैं। तो मतलब ये है, एजुकेशन को अगर को मुतासर करने वाली चीज़ है तो वो एक ज़मीनी हकायक भी हैं। आप ज़रा देखें कि एक बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है, या हिंदुस्तान में पैदा होता है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक श्रीलंका में पैदा होता है, बांग्लादेश में पैदा होता है,
तो उस बच्चे का जो सबसे पहले मुकाबला होता है ज़िंदगी में, वो सबसे पहले उसका गुर्बत में मुकाबला होता है, फिर वो गुर्बत से आस्ता आस्ता निकलता है और तब जाके पहले उसका टारगेट गुर्बत से निकलना होता है, फिर उसके बाद जो बाकी मामलात होते हैं वो करता है। तो लिहाजा एशिया का जो इलाका है बेनिस्बत यूरोप के ज़्यादा मसाइल का शिकार है। फिर कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो ऐसी है कि वहाँ पे हर किस्म की जो सहूलियात हैं रिसर्च के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये भी किसी भी मुल्क की जो बेसिकली उनकी हालत होती है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द इकोनॉमिक फैक्टर। जो इकोनॉमिक फैक्टर है बच्चों, इससे मुराद किसी भी मुल्क का जो माशी मसला होता है वो है माशियात इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि आज पूरी दुनिया में जो कोरोना की एक लहर चल रही है या कोरोना से भी आगे जो एक मॉडर्न कोरोना आ चुका है, उसके जो पीछे उनसर इन्वॉल्व है वो बच्चों याद रखिएगा वो इकोनॉमिक फैक्टर ही है। दुनिया के कुछ थिंक टैंक्स ने सोचा, देखे ना कि हम लोग हैं ना, हमारी जो सोच होती है वो सिर्फ कल तक होती है, हमारी सोच सिर्फ कल तक होती है। लेकिन दुनिया में कुछ कौमें ऐसी हैं जिनकी जो सोच है वो कल आज तक नहीं है ना कल तक है, बल्कि अगले 50 सालों तक है। ये जो सिचुएशन दुनिया में पैदा हुई है कोरोना की, ये याद रखना कि ये खुद से पैदा की गई है। पहले नंबर तो ये बात है, ये दुनिया में खुद से पैदा की गई है। ये अलग बात है कि आप उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये पहले खुद से पैदा की गई है। एक तो ये बात होगी, और जो दूसरी बात है वो ये है कि दुनिया ने जब सोचा कि दुनिया के यानी थिंक टैंक्स दुनिया को उन्होंने सोचा कि दुनिया की 7 अरब आबादी हो चुकी है और इन 7 अरब के लिए खाने का इंतज़ाम, पहनने का इंतज़ाम, पढ़ने का इंतज़ाम बिलखसूस एशिया के अंदर उन्हें इस हवाले से बड़ी यानी कि प्रॉब्लम थी कि एशिया की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें जो चाइना है ये आपको पता है ना दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। 1 अरब और 50 करोड़ इसकी आबादी है। इंडिया दूसरे नंबर पे है। तो उन्हें ये था कि चाइना के अंदर अगर इस वायरस को छोड़ा जाए तो काफ़ी हद तक दुनिया में यानी कि ये वायरस फैलेगा, एशिया के अंदर फैलेगा, क्योंकि चीन वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर एशिया के बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं, उनका आने जाने का इंतज़ाम है। तो क्या होगा कि ये मिसाल के तौर पे पीछे चले जाएंगे। जब पीछे जाएंगे तो ये वायरस उनके ज़रिए दूसरे मुल्कों में मुंतकिल होगा। तो एक ये बहुत ही ख़तरनाक सोच थी, अज़ाइम था। तो बच्चों मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं, थिंक टैंक्स कौन हैं? यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं। उन्होंने आबादी को कम करने के लिए इस वायरस को बनाया ताकि जो इकोनॉमिक फैक्टर है इसको काबू में लाया जा सके।
ये एक वसी पैमाने में बात कर रहा हूँ। और बच्चों जो दूसरा नंबर बात है वो ये है कि यूरोप को इस चीज़ का बड़ा शदीद खतरा है कि हमारी आबादी तो दिन ब दिन कम हो रही है, जबकि जो एशिया और अफ्रीका की आबादी है ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी कि खास तौर पर बड़े आज़म एशिया की आबादी के मुल्क हैं उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपको पता है कि बड़े आज़म एशिया के अंदर ज़्यादातर मुसलमान आते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना। लिहाजा बच्चों उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना जो एशिया है इसकी आबादी को कम किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी आबादी इतनी ज़्यादा हो जाए और हमारी आबादी बहुत कम हो जाए और ये हमारे ऊपर गालिब आ जाएं और हमें कहीं ये पहले हमें ये अपना गुलाम ना बना लें। इस डर की वजह से, क्योंकि आपको नहीं ना पता, लेकिन हमारी जो साबका तारीख है ना उसका यूरोप को पता है, और यूरोप को पता है, और जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने इस बात का ये तज्जिया किया है कि जो मुसलमान हैं इनका ये ईमान है, अकीदा है कि हमने दोबारा दुनिया में एक बार गालिब आना है, लिहाजा इनकी कमर तोड़ दो, इनकी कुव्वत जो जमा कर रहे हैं उसको ख़त्म कर दो और इनको निस्तो नाबूद कर दो। लिहाजा बच्चों ये उन्होंने ये ड्रामा दुनिया में रचाया कोरोना का, और लिहाजा ये कोरोना मैन मेड है, ये याद रखना। कोरोना जो है ना ये आसमानी आफत नहीं है, ये मैन मेड है जो कि इस वक्त दुनिया में ये चला रहे हैं। तो ये पता है क्यों चला रहे हैं? इकोनॉमिक फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगा लें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 7 अरब आबादी है, और अगर 7 अरब आबादी एक सर सुबह का खाना खा लें तो 7 अरब रोटियों की ज़रूरत होगी, अगर एक एक भी रोटी खाएं तो, या एक एक पराठा खाएं तो। और जब 7 अरब पराठे एक टाइम पे उन्हें ज़रूरत होगी, इसी तरह 7 अरब दूसरे टाइम पे और 7 अरब तीसरे टाइम पे, तो देख लेंगे एक दिन में 21 अरब रोटियों की ज़रूरत होगी दुनिया में। तो ये अगर ये निज़ाम चलता रहा तो फिर दुनिया के वसाइल का क्या बनेगा? हमारा बीइंग अ मुस्लिम ये ईमान है कि अल्लाह ताला इंसान को अपने रिज़्क़ के साथ दुनिया में भेजता है, लेकिन पहले यूरोप जो हैं वो अक्सर जो लोग हैं वो दैरी हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। लिहाजा बच्चों ये जो फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, ये ना सिर्फ लोगों के ऊपर असरअंदाज होता है बल्कि ये हर एक के ऊपर असरअंदाज होता है। राती 500 देता है एक। अरे ले जाओ फिर एजा दे एजा फूल की दे, दौड़ के जाना फूल की दे। तो इसलिए बच्चों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट तवज्जो तलब है कि ये जो माशियात है ना बच्चों, ये जो माशियात है, ये जो एक इकोनॉमिकल जो फैक्टर है, जो पैसे हैं, जो मनी है, जो इकोनॉमिक है, जो माशी हालत है, ये इन हमेशा से इंसान को ब्लैकमेल करती रही है, हमेशा से ब्लैकमेल करती रही है। और ये जो हमारे माशियात हैं, जब भी दुनिया में जल्जला आ जाता तो ये क्या कहते पता आपको? हमारे माशियात यही कहते रहे हैं जी कि दुनिया में जो कुदरत है बैलेंस को बरकरार रखने के लिए जल्जले भेजती है। शायद आपको पता है कि जो बाबाए माशियादान है वो इब्ने स्मिथ को कहा जाता है। तो इब्ने स्मिथ का ये बयान है कि कुदरत दुनिया में बैलेंस कायम रखने के लिए, आबादी में बैलेंस कायम रखने के लिए, आबादी में बैलेंस कायम रखने के लिए दुनिया में कुदरत तूफान, आंधियां, जल्जले और आसमानी बिजली का चमकना
और आतिशफशां पहाड़ और आसमानी आफतें आती रहेंगी। अब ये देखें ना कि ये भी अभी जहन बनाया गया कोरोना के हवाले से भी, ये जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का बड़ा वावेला किया जी कि ये कुदरती आफत है, कुदरती है, कुदरत जो नेचर है वो इन चीज़ों को बैलेंस रखती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो तो ये तो पार्ट है, पार्ट्स ऑफ लाइफ, ये जिंदगी के हिस्से हैं। तो बाल बच्चों, ये बात आपके मद्देनजर है कि इन चीज़ों का कोई तल्लुक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की माशियात को कंट्रोल करने के लिए। और ये माशी जितना मर्जी तो दे। तो इसलिए बच्चों, जो माली मसला होता है ना, जो माली मसला होता है, ये बहुत बड़ा मसला होता है। और ये मसला बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर भी असरअंदाज होता है। ये मसला इस वक्त पूरी दुनिया के कई ममालिक के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। जो मुल्क आज आगे निकले हैं वो वही हैं जो इकनॉमिकली बहुत बेहतर हैं। आज फिनलैंड दुनिया में एजुकेशन में नंबर 1 है, तो उसका जरा जीडीपी देखें, उसका जरा बजट देखें, उसके जरा वसाइल देखें, 1 रुपया कर्जा उस मुल्क के ऊपर नहीं है। आज अगर दूसरा नंबर जापान है, जापान के ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं है। आज तीसरा नंबर अगर हांगकांग है तो 1 रुपया कर्जा हांगकांग के ऊपर नहीं है। अगर चौथा नंबर सिंगापुर का है तो 1 रुपया कर्जा सिंगापुर के ऊपर नहीं है। 5वां नंबर इंग्लैंड का है, अगर बरतानिया का यानी कि इतना अच्छा निजाम सिस्टम है एजुकेशन, तो 1 रुपया कर्जा उसके ऊपर नहीं है। 6ठे नंबर पे फ्रांस आता है, 1 रुपया कर्जा उसके ऊपर नहीं है। 7वें नंबर पे ये बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे आते हैं, 1 रुपया कर्जा उन लोगों के ऊपर नहीं है। तो वजह क्या है कि उनका इकोनॉमिकली उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं तहकीक के अंदर बहुत आगे हैं, एजुकेशन के अंदर बहुत आगे हैं, लिबर्टीज के अंदर बहुत आगे हैं, बड़ी बड़ी क्या नहीं है। अच्छा, तो मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, ये अभी थोड़ा सा लाइन में मसला आ गया था, तो इसलिए आप लोग ये बात बिल्कुल इकोनॉमिकली फैक्टर, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज क्लोज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अंडर द सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम द स्टेट इज द ओनर ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। इकोनॉमिक फैक्टर्स का यही है बच्चों कि जिस मुल्क का, जिस घर का बजट अच्छा है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिस मुल्क के अंदर यानी कि माली मामला दुरुस्त है, वो मुल्क तरक्की करते हैं। अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड फैक्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। और बच्चों, जो तीसरा फैक्टर है वो है द रेशियल फैक्टर। ये जो रेशियल फैक्टर है, बेसिकली ये बच्चों जो है ना, ये रेशियल फैक्टर
ये है नस्ली मसला, ये है नस्ली फैक्टर। जो नस्ली फैक्टर है वो ये है, इन ईच कंट्री ए नंबर ऑफ रेसेस एग्जिस्ट, दीज रेसेस इन्फ्लुएंस इट्स एजुकेशनल सिस्टम। यानी कि जो कोई भी मुल्क है, उस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो नस्लों के लोग हैं वो रहते हैं, और हर जो नस्ल है वो एजुकेशन निज़ाम के ऊपर एक अपने असरात रखती है। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश पीपल एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन अफ्रीका वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर ये है ना कि कंपैरेटिव एजुकेशन के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर जो साइंस की एजुकेशन है वो शुरू करें, तो साइंस की एजुकेशन के लिए, यानी कि शायद आपको पता है या नहीं पता, एक बड़ी आता ये होता रहे कि जो लोग हैं ये साइंस की एजुकेशन के खिलाफ रहे हैं। आज भी बरसगीर पाक व हिंद में कुछ मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जो इंग्लिश की तालीम के खिलाफ हैं, कुछ साइंस की तालीम के खिलाफ हैं, और उनके अपने मखसूस अकायद हैं, इस हवाले से उनके अपने मखसूस नज़रियात हैं। आप अगर तारीख पढ़ें तो देखेंगे 100 से ज़्यादा साइंसदानों को जिंदा जला दिया गया तारीख में। भी क्यों जिंदा जला दिया गया? इसलिए जिंदा जला दिया गया कि उनकी जो बातें थीं वो जदीद थीं और वो पुरानी बातों पर यकीन रखते थे। अभी आप दूर न जाएं, ये 2004 की बात जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं, ये बच्चों अभी अजान हो रही है, अजान सुन ले तो उसके बाद मैं ना आगे फिर जारी करता हूँ। अजान हो रही है। सारी अजान हो रही है। कब तक है? 4 बजे। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल काइमति मुहम्मदनिल वसीलत वल फलीला वद्दरजतर रफ़िया व बअसु मक़ामु महमूदनिल लज़ी वतवरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो इंसान अज़ान को गौर से सुने और उसके बाद जो अज़ान है उसका जवाब भी दें, और उसके बाद दुआ अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वद्दरजतर रफ़िया वबअसहु मक़ामा महमूदनिल लज़ी वतवरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अगर इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, उसके बाद बच्चों जो भी दुआ आपके दिल में आपकी ख्वाहिश है, दिली मुराद है, जो भी आपका टारगेट है, उसके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह की ज़ात पाक आपको वो ज़रूर अता करेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो अच्छा बच्चों, तो मैं आपसे ये बयान कर रहा था द रेशियल फैक्टर जो है इन ईच कंट्री एंड नंबर ऑफ रेसेस एग्जिस्ट। हर मुल्क के अंदर बेशुमार नस्लें रहती हैं, बेशुमार नस्लों के लोग रहते हैं। दीज रेसेस इन्फ्लुएंस इट्स एजुकेशनल सिस्टम, और ये जो नस्ली लोग हैं या जो नस्ली असरात हैं ये तालीमी जो निज़ाम होता है उस पर असरअंदाज होते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान है, ये इमरान खान का वैसे ही एक बहुत बड़ा कारनामा है
कि इन्होंने सारे जो कॉलेज हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका जो निसाब है इसको एक जैसा कर दिया, बराबर कर दिया है। अमीर गरीब के निसाब में तमीज़ ख़त्म कर दी है, सब एक जैसे ही हैं। ये वैसे बिलाशुबा एक बहुत बड़ा रेडिकल इनकलाबी एक आप समझ लेंगे ये एक स्टेप है इस हवाले से। लेकिन मिसाल के तौर पर आगे क्या था, या अभी भी शायद कुछ की जगहों पर होगा कि जो पंजाबी हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो पंजाबी है इसको बतौर सब्जेक्ट स्कूलों में शामिल कि सिंधी मजमून शामिल किया जाए, पंजाबी, सिंधी, बलोची, तो इस तरह हर एक जो ज़बान है, क्योंकि मुख्तलिफ नस्लों के जो लोग रहते हैं तो ये चीज़ किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये याद रखें कि जब तक पूरी जो कौम है वो किसी एक एजेंडे पे खड़े नहीं ना होती, वो किसी अपना टारगेट एक जैसा नहीं बनाती, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं होती। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी कौमें हैं, जितने भी रेशियल फैक्टर हैं, जितने भी मामलात हैं, ये सारे के सारे ये जितने भी लोग हैं ना बच्चों, ये अपने अपने ख़ास मकासद के तहत ये चाहते हैं कि हमारी बात जो है ये मानी जाए और हमारा जो मर्ज़ी का निज़ाम तालीम है वो बनाया जाए, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये रहें और चलाएँ। तो ये चीज़ जो है ना ये बेसिकली बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और मिसाल के तौर पर मुल्क की जो एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है उसमें अपना नेगेटिव किरदार अदा करती है। आप फ़र्ज़ करें कि अगर सारे पाकिस्तान तो एक है, नज़रिया इस्लाम के ऊपर इसकी बुनियाद है, तो अगर ये सारे लोग मिल के ऐसा एक निज़ाम साइंसी या जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला निज़ाम बनाएं जिस निज़ाम के तहत बच्चों यानी कि ये दुनिया के मद्दे मुकाबल खड़े हो सकें, तो इसमें यानी कि सब लोगों को एक जैसा सोचना यानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ये पीछे रह गए हैं कि यहाँ पे लोगों के अपने मुतालबात हैं, अपनी ज़रूरियात हैं। इन लोगों की जो सोच है ना बच्चों, ये सिर्फ 3 वक्त की रोटी होती है या 1 वक्त का खाना होता है, इससे आगे तो इनकी सोच ही नहीं होती। इन्होंने तो मिसाल के तौर पर सिर्फ अपने खुर्दो-नोश का सोचना होता है, जबकि अगर बहसीयत हम सारे लोग कौम अपने मुल्क का सोचें तो उसके लिए जो कंपैरेटिव एजुकेशन है वो उस मतलब ये है कि वो हमारे लिए बड़ी एक मामन साबित हो सकती है कि पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, और वो हम निज़ाम लगाएं जो कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर साइंस और टेक्नोलॉजी का निज़ाम लगा हुआ है। तो बच्चों ये मिसाल के तौर पर हम अपने जो नस्ली तफाखर हैं, जो नस्ली मामलात हैं, जो इलाकाई मामलात हैं, जो लोगों के मतलब है कि ख़ानदानी मामलात हैं, उनको एजुकेशन के अंदर ना ठोंसें। अगर हम एजुकेशन के अंदर ठोसेंगे तो फिर उसके नतीजे के तौर पर क्या होगा कि वही होगा कि जो अभी तक हमारे साथ हो रहे हैं। हमारा मुल्क तरक्की में बहुत पीछे, मामलात में बहुत पीछे, एजुकेशन में बहुत पीछे। क्या आप लोगों को पता है कि हमारा एक MBBS जिसने डॉक्टरी का इम्तहान अच्छे नंबरों से पास किया होता है, वो जिस वक्त भी यूरोप में या किसी भी फॉरेन मुल्क में जाता है तो वो उसको डॉक्टर नहीं मानता। वो कहता है जी पहले हमारा जो कोर्स है ना ये आप साल या 2 साल का करें फिर हम आपको डॉक्टर मानेंगे। हालांकि और अगर बैनुल अक़वामी लेवल की तालीम हो हमारी, तो ये तो चाहे वो बंदा पाकिस्तान का पढ़ा हो, अमेरिका का पढ़ा हो, उसकी डिग्री की वैल्यू तो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एक बंदा मास्टर लेवल का, MA लेवल का, उनकी जो तालीम है उसके वो BA लेवल के बराबर वो कंसीडर करते हैं, और जो BA लेवल का है उसको वो FA लेवल के बराबर कंसीडर करते हैं। हमारा जो इंजीनियर है उसको, जो फुल इंजीनियर है उसको वो कहते हैं जी कि नहीं तो मुकम्मल इंजीनियर नहीं हो, पहले 1 साल का और हमारे मुल्क की फलां यूनिवर्सिटी है उसमें जाके कोर्स करो तो तब जाके तुम मुकम्मल इंजीनियर बनोगे। तो अभी आप ये हिसाब लगा लें कि जिस बंदे ने MBBS में 6-7 साल मार खाई होती है वो भी डिग्री हमारी उनके यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो ये बेसिकली क्यों फैक्टर है, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी जो वजह वो यही है जो मैंने आपके सामने शेयर की है कि मिसाल के तौर पर हमारे इलाकाई और रेशियल फैक्टर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इकनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं, जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को एजुकेशन में वो
यानी कि वो आला मुकाम नहीं दे सकते या वो एजुकेशन नहीं दे सकते जो कि उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और अगर हमारा बच्चा वो पढ़ेगा तो वो बैनुल-अक़वामी लेवल का या बैनुल-अक़वामी सतह का वो बच्चा बन जाएगा। तो लिहाजा जो कंपैरेटिव एजुकेशन है, ये मिसाल के तौर पर हमारे रास्ते में, ये हमारे लिए जो कंपैरेटिव एजुकेशन है ये हमारे लिए एक किस्म की ब्लेसिंग है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम दूसरे मुल्कों के जो वसाइल हैं उन तक हम अपने मुल्क को भी उन तक लेके चलें। तो बच्चों, कंपैरेटिव एजुकेशन का जो लेक्चर है, जो दूसरा लेक्चर था आज मेरा, ये लेक्चर है, ये भी शुरू है। इसमें जो मैंने आपको बताना था वो फैक्टर्स बताने थे जो कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन पर असरअंदाज होते हैं। तो जियोग्राफिकल फैक्टर मैंने बता दिया, जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं या मुख्तलिफ जो मुल्क हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर यूरोप के अंदर पैदा होने वाले बच्चे के लिए तालीम की सहूलतें और तरह की हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, श्रीलंका जैसे मुल्क में, और इंडिया जैसे मुल्क में, बांग्लादेश जैसे मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे के लिए जो वसाइल हैं वो कुछ और हैं। तो ये एक बड़ा इलाकाई जो फैक्टर है वो इसके अंदर है। दूसरा बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये जो इकनॉमिकल फैक्टर हैं ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इस हवाले से कि मिसाल के तौर पर जो इकनॉमिकली हैं, ये हमारा जो मुल्क है ये इकनॉमिकली मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि कितने पीछे है। यहाँ तो लोग, मतलब ये है कि अपने रोटी को तरसते हैं, यहाँ पर तो रोटी की सियासत है, यहाँ तो रोटी के लिए लोग जो हैं ये सारे मामलात अपने करते हैं और चलाते हैं। तो वैसे भी मैंने आगे आपको बड़ी बारीक बीनी से बताया है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो यही चल रहा है कि मिसाल के तौर पे जो इकनॉमिक्स है, जो माशियात है, जो माशी हालत है, जो माली हालत है, वो उसको कैसे यानी कि मेंटेन किया जाए। और मैं सच्ची आपको ये बात बताऊं ना, 10,000 रुपया लेने वाला इंसान भी परेशान है, 20 वाला भी परेशान है, 30 वाला भी परेशान है, 40 वाला भी परेशान है, 50 वाला भी परेशान है, लाख रुपए वाला भी परेशान है। अगले दिन एक लड़की ने कासम अली शाह को फ़ोन किया कि मैं एक CSSP ऑफिसर हूँ, लेकिन इसके और मेरी जो मतलब सैलरी मिला के और मेरा एक कारोबार है वो सारा मिला के एक महीने का 16 लाख रुपया मेरी आमदन बनती है, इसके बावजूद मेरा खर्चा पूरा नहीं होता, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब ज़रा देखें, ऐसे लोग भी हैं। तो उसने बोला कि तुम 16 लाख रुपए आमदनी है, उसने बोला कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, उसने कुछ टिप्स दिए। उस लड़की का दोबारा 2 माह के बाद फ़ोन आया कि जो आपने टिप्स मुझे बताए हैं, आई कुड नॉट अवेल वेल, उनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कुछ और बताओ, मैं अभी भी कर्जे में जा रही हूँ। आप ज़रा देखें कि जिस मुल्क के अंदर 16 लाख रुपया लेने वाला आदमी जो है वो भी परेशान हो और 1 लाख रुपया लेने वाला भी परेशान हो, तो फिर उस मुल्क के एजुकेशन का सिस्टम क्या होगा, मुझे ये बताएं। लिहाजा ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं ना कि हम तरक्की करें, तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसका एजुकेशन सिस्टम की तरफ खसूसी तौर पर जो मराद देनी होंगी, तब जाके मिसाल के तौर पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होगा, वरना हम लोग इकनॉमिकली फैक्टर की वजह से बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर तीसरा मैंने आपको बताया द रेशियल फैक्टर, ये जो नस्ली तफाखर होता है, और नस्ली तफाखर बच्चों दो तरह का है, एक इलाकाई है जिसको रीजनल कहते हैं, और एक यानी कि यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया का। अंग्रेज नहीं चाहते कि मुसलमान आगे निकलें, लिहाजा वो इन्हें ऐसा नसाबे तालीम देते हैं आज भी उन लोगों को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ है कि मिसाल के तौर पे, यानी कि इस चीज़ की बड़ी तकलीफ है उन्हें कि इन्होंने एटम बम कैसे बना लिया है। तो एटम बम का भी इनको बहुत बड़ा, यानी कि आप समझ लें इनके लिए एक बड़ा मसला है कि मुसलमानों ने एटम बम क्यों बनाया। तो बात यह है कि ये तो एक अलग से जो भी मामला है,
कि ये एक बड़ा रेशियल फैक्टर है पूरी दुनिया का, कि कोई कौम आगे नहीं चाहती कि दूसरी कौम हमसे आगे निकले या हमें लीड करे। तो बाल बच्चों, ये 3 फैक्टर थे जो कि हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे असरअंदाज होते हैं। तो लिहाजा ये अभी 4 हो गए हैं और ये हमारा जो लेक्चर है ये भी गोइंग टू एंड है। तो इंशाल्लाह ये 2 लेक्चर, एक कल और एक आज वाला हो गया है। अभी जो मेरा तीसरा लेक्चर है टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडी, ये अपना जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज बिजली ने थोड़ी बहुत इंटरप्शन की है, लेकिन वो मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि आपको भी पता है कि हमारे जो यहाँ पर वसाइल हैं ये भी असल इकोनॉमिकली फैक्टर ही है ना, कि हम लोग अभी जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे बाहर नहीं निकल सके। तो अभी मिसाल के तौर पर ये है कि इंशाल्लाह जो है 5 बजे मेरा दूसरा लेक्चर होगा। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।